आपकी स्टोरी.com पर आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सफल व्यक्तित्व से जिन्होंने कॉस्मेटिक की दुकान चलाने से लेकर हजारों लोगों को रोजगार देने तक का सफर तय किया है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली निवासी श्री मनोज परिहार जी की। मनोज परिहार जी का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब इन्हें सफलता नहीं मिल रही थी तब भी इन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। हर असफलता के बाद सफलता की उम्मीद लिए मनोज परिहार जी आगे बढ़ते हुए आज हजारों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। आइए आपकी स्टोरी.com पर इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इन्होंने यह सफलता प्राप्त की। सबसे पहले सर ये बताइए कि आपके करियर की शुरुआत कब और कैसे हुई? मेरे करियर की शुरुआत की बात मैं अगर करूं तो 95 में मेरे फादर ने मुझे एक शॉप कराई थी कॉस्मेटिक की, क्योंकि हमारे फैमिली में बैकग्राउंड जो भी रहा वो सभी का वही था, अपना अपना बिजनेस था। तो मेरे फादर ने मुझे भी एक शॉप ओपन कराई थी 95 में, बस वहीं से मैंने अपना धीरे धीरे अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। ओके। जो आपने बिजनेस की शुरुआत की थी, जो जानकारी में है कि आपने कॉस्मेटिक की दुकान आपके पिताजी ने, अपने फैमिली ने आपको खुलवाई थी, तो ये आपको आखिर 2005 तक में आते आते क्यों बंद करनी पड़ी? अगर मैं बात करूं 2005 में बंद करने के पीछे बहुत बड़ा एक कारण था, क्योंकि जब मैंने शॉप खोली थी तो कोई भी व्यक्ति अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है और एक बहुत अच्छी इनकम हर कोई चाहता है। तो मेरी शॉप बहुत अच्छी चल रही थी। ऐसा नहीं है कि नहीं, मार्केट में बहुत अच्छा मेरा बहुत अच्छा ब्रांड बना चुका था मैं अपनी शॉप को। लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, ये बात है सन 1998 यानी कि 1998 की। अच्छा। 98 में मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे किसी फ्रेंड के माध्यम से मिली थी और मैं जब उसको समझने लगा था, धीरे धीरे समझ रहा था, कर रहा था, और 98 से लेकर 2005 ओके में वो अपॉर्चुनिटी ने मुझे वो देना शुरू कर दिया जो मैं चाहता था। मतलब समानांतर आप अपनी शॉप भी चला रहे थे और साथ में उस अपॉर्चुनिटी को सीख भी रहे थे, कर भी रहे थे। यानी कि इधर मेरी शॉप भी चल रही थी। अगर मैं बात करें तो जो अपॉर्चुनिटी मैंने उस समय एक्सेप्ट की थी, वहां कहा गया था पार्ट टाइम करना है। अच्छा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं पार्ट टाइम शॉप को कर रहा था। ओके। यानी फुल टाइम में वहां था। वो शॉप कहीं ना कहीं मेरे रास्ते में रुकावट मुझे लगने लग गई थी, क्योंकि उसकी वजह से मैं खुल के नहीं कर पा रहा था। और मुझे लगा कि अब पूरे इंडिया में छाना है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो मैंने उस शॉप को वहां पर बंद किया। तो सिंपल एक सवाल है यहाँ पे कि वो अपॉर्चुनिटी किस इंडस्ट्री में थी? अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। जी, डायरेक्ट सेलिंग। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी डायरेक्ट सेलिंग में जो एंट्री थी वो 98 में हो चुकी थी। जी हाँ, 98। तो आमतौर पे जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो शुरुआती दिनों में आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? बात करें तो उस समय चुनौतियां बहुत थी आज के अकॉर्डिंग। आज अगर हम बात करें, आज तो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत सारे लोग अवेयरनेस आ चुकी है, अभी भी काफ़ी हद तक लोगों में नहीं आई है, लेकिन चुनौतियां बहुत थी। क्योंकि वहां पर मैं डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, मैं बात करता हूँ किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस में, अगर आपको बड़ा बनना है, बड़ी कामयाबी पानी है, तो सेल सबसे जरूरी है जी। बिना सेल के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो जो दौर था 98 से लेके 2005 का, या उन दिनों की बात करूं जिन दिनों हम कर रहे थे, तो उस समय पे किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की मैं बात करता हूं, देखो सेल के बिना कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा। दुनिया की कोई भी बिजनेस जो है सेल से चलती है, बिना सेल का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेल के बिना कुछ नहीं था, लेकिन वहां पर सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कॉस्टली हुआ करते थे। अच्छे थे लेकिन कॉस्टली भी थे। मतलब इंडियन मार्केट को, इंडियन पॉकेट को वो अमाउंट जो है वो सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। एक तो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कॉस्टली होना, या फिर उस समय लोग, अगर मैं बात करता हूँ तो लोगों के लिए 10,000 20,000 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बिल्कुल, है ना। तो लेकिन वहां पर एक व्यक्ति अपने घर का गुजारा कर रहा है, लेकिन वहां अगर हम बात करें सप्लीमेंट की, सप्लीमेंट्स के ऊपर मतलब उस समय पे काम हुआ करता था। बहुत जरूरत थी लोगों की, मैं जानता हूँ। लेकिन एक आम आदमी उस समय पे सोचता था पहले मैं घर में अपने खाने का गुजारा पहले करूं, सप्लीमेंट बाद में। बिल्कुल। तो एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती उस समय लोगों को हुआ करती थी, उस टाइम में जो लोगों ने काम किया। और कुछ चुनौतियों के बारे में बताइए जो खास करके डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत में आमतौर पर लोगों के साथ होती है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी, सेल ना होना, कि प्रोडक्ट कॉस्टली होना। किसी को समझा भी देते थे, बात भी करते थे, तो ऐसा कई बार होता था कि हम 20 लोगों से बात करते थे और 20 में से 2 भी कई बार नहीं आते थे। तो जो 18 मना करते थे, तो क्या लगता था, वो रिजेक्शन में कभी कभी आहत होते थे या फिर? बड़ा कई बार बुरा भी लगता था, लेकिन एक ही चीज है कि हमें चलते रहना है, हमें लगे रहना है, हमें करते रहना है, ये नहीं तो और नहीं तो और।
हम आगे चलते रहे, लेकिन उस समय लोग जल्दी से सुनते नहीं थे। ये बहुत बड़ी एक चुनौती थी। लोग आपको इग्नोर कर देते थे। मीटिंग में आते थे, आप 20 को बुलाओगे तो जैसे मैंने कहा 2 भी शायद कई बार नहीं आते थे, और कई बार वो 2 जो आ भी जाते थे वो भी आपको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। मतलब सुनने के बाद भी रिजेक्ट कर देते थे वो। जी। करीब 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री को, 20 से भी ज्यादा हो गए लगभग इस इंडस्ट्री को भारत में आए हुए। इन 20 सालों में अगर गौर से देखा जाए तो एक इंडस्ट्री लीगल हो जाती है, बाकी सारी इंडस्ट्री लीगल है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आज भी भारत में शायद लोगों के नजर में लीगल नहीं है। क्या है इसके पीछे, क्या कहानी है, क्या सच्चाई है? इसके बारे में मैं आपको बहुत ही साफ शब्दों में एक चीज बोलूंगा। रियली में डायरेक्ट सेलिंग को मैंने 98 में समझ लिया था। ठीक है। वो डायरेक्ट सेलिंग की जो बातें, जो सेमिनार्स होते थे, जो हम वहाँ देखा करते थे, वो मुझे 98 में ही समझ में आ चुका था कि ये इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है और यहाँ से एक आम आदमी खास आदमी बन सकता है। एक आम आदमी अपनी चाहतों के अकॉर्डिंग बहुत पैसा कमा सकता है। बट बिल्कुल आपने ठीक कहा, लीगलिटी उस समय लीगलिटी नहीं थी। और अगर मैं बात करता हूँ, इंडस्ट्री लीगल नहीं थी। और एक अगर हम बात करें 2016 में गवर्नमेंट की तरफ से, शायद आपको भी मालूम होगा, 2016 में गवर्नमेंट ने इसको लीगल करने के बारे में सोचा था। उससे पहले इंडिया के अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। और यहाँ अगर मैं देखता हूँ, मैं एक जरूर यहाँ लाइन बोलना चाहूँगा कि अभी से पहले अगर किसी ने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी के बाद अगर नहीं किया तो बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्यों? उस समय ये इंडस्ट्री लीगल नहीं थी, लेकिन आज ये लीगल हो चुकी है। आज हमारी यूनिवर्सिटी में कोर्स आ चुका है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आज जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है, आज वो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मूव कर रहे हैं आज की डेट में। तो आज लीगलिटी है यहाँ पर। तो यानी कि जो पीछे जो गलत हुआ या फिर कुछ कंपनियों ने गलत किया, उसके पीछे यह भी एक कारण रहा होगा कि लीगल नहीं होने की वजह से वो उसका फायदा उठाए। हाँ, एक ये भी कारण रहा कि लीगल नहीं था, ये भी एक था। और दूसरा कारण एक ये भी था कि डायरेक्ट सेलिंग, रियली में डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट, एक इंडस्ट्री है, मगर मार्केट के अंदर कुछ कंपनियां, मैं सारी बातें ये नहीं कहूँगा कि लोगों की कमी थी, लोगों की कोई कमी नहीं थी। जो भी किसी भी कंपनी में बंदा आया, चाहे वो आ जाया 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले आया, किसी की कोई कमी नहीं थी। हर बंदे ने मेहनत की, हर बंदा बड़ा बनना चाहता था, लेकिन वहाँ एक तो लीगलिटी नहीं थी, या वो राइट प्लेटफॉर्म नहीं था, उस टाइप की कंपनी नहीं थी, उस टाइप के प्रोडक्ट नहीं थे, उस टाइप के प्लान नहीं थे। तो वो बंदे मेहनत तो करते थे, लेकिन वो मिल नहीं पाता था, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में बहुत सारी नेगेटिविटी आई। ओके, तो कोई भी व्यापार जो होता है ना, वो भरोसे का होता है। भरोसे का होता है। बिना भरोसे का आप एक सुई भी नहीं बेच सकते, अगर सच्चाई से बात करें तो। बिल्कुल ठीक बात। तो भरोसे के बिजनेस में, जब कोई बिजनेस भरोसे के नींव पे ही आगे बढ़ती है या बड़ी होती है, तो जिस बिजनेस में, जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, वहां पे अगर आप आज भी 98% लोगों से अगर बात करेंगे कि क्या आपको किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पे या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे भरोसा है, तो अक्सर लोगों को आपको ये कहते हुए सुनने को मिलेगा कि नहीं, ये सब जालसाजी है, ये सब धोखा है, ये सब फ्रॉड है। तो जहां पे इतने शब्द निगेटिव घूम रहे हो, वहां पे कैसे आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं और कैसे लोग भरोसा करें? देखिए, वहाँ मैंने जैसा भी बोला था कि मार्केट में जो नेगेटिविटी थी, वो कहीं ना कहीं 2 चीज़ें थी। एक तो लीगलिटी थी, देन दूसरा उस टाइप की कंपनी नहीं थी। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को एक इन्वेस्टमेंट टाइप की कंपनियां, चिट फंड टाइप की कंपनियां, जो पॉन्जी स्कीम्स आई मार्केट के अंदर, बहुत आई। और सच बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग की वजह से लोग परेशान नहीं, उन कंपनी की वजह से ज्यादातर लोग परेशान हुए थे। वो कहते थे प्रोडक्ट बेस में क्या काम करोगे आप, प्रोडक्ट बेस में सेल्समैन बनोगे, आइए इतना लगा दो, इतना मिल जाएगा। सच तो ये था कि जितना लगाया ना, उतना भी नहीं रहता था उनका, वो भी खत्म हो जाता। बहुत से लोग कहां से पैसा अरेंज करके लगाते थे। जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी इस इंडस्ट्री में आई ना, वो वहां से आई। हमें लोगों के साथ जब बैठ के उन चीजों को क्लियर करते हैं, अगर एक नेगेटिव व्यक्ति इस इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव थॉट रखता है, तो मैं बड़ा उससे मिलना चाहता हूँ। मैं ऐसे व्यक्तियों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अगर बात करूँ 98 और अभी हम 2023 में बैठे हुए हैं, तो एक लंबा समय मैंने इस इंडस्ट्री में बिताया है। जब उनको बताते हैं, रियल में डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बताते हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या होना चाहिए, तो लोग समझते हैं। और अब तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया, क्योंकि आज हमारी गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग को आज बढ़ावा दे रही है। आज हमारे गवर्नमेंट खुद, आज देखिए ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोर्स आ चुका है। बिल्कुल। अभी भी अगर लोग नहीं समझेंगे ना डायरेक्ट सेलिंग को, तो वो वक्त आने वाला है, घर घर में बच्चा डायरेक्ट सेलिंग से आने वाला है। बस अब ये इंडस्ट्री लीगल हो चुकी है। और भरोसे की, जैसे आपने बात की, भरोसा अपने आप होता है जब किसी व्यक्ति के साथ हम मिलते हैं, उसको अपना प्रोडक्ट देते हैं, जब वो प्रोडक्ट काम करता है। क्योंकि बहुत सी कंपनियों ने क्या करा, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सारी अच्छी हैं,
प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम अच्छा है, बशर्ते उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रोडक्ट दिया और उसका रिजल्ट मिल जाता है तो वो बंदा खुद हमें कॉल करके खुद दोबारा से रीऑर्डर हमें देता है। बिल्कुल। तो भरोसा हमें जो दिलाना है ना, वो भरोसा हमसे ज्यादा हमारा प्रोडक्ट दिलाता है। अगर हमारे प्रोडक्ट का रेट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो भरोसा अपने आप आता है। अब देखिए मार्केट में अगर हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो पहली बार हम किसी दुकान में डरते डरते चढ़ते हैं, पता नहीं यहाँ से सामान लेंगे अच्छा निकलेगा नहीं निकलेगा, कैसा होगा, रेट कैसा होगा। लेकिन उस दुकान में जब हम गए और हमने देखा कि यार रेट भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो हम उसमें बार बार जाते हैं, है ना। तो भरोसा वो प्रोडक्ट बनाता है। बिल्कुल। आमतौर पे इस इंडस्ट्री में ये माना जाता है कि जैसा कि आपके पास तो लाखों की टीम है, लेकिन आमतौर पे देखेंगे बहुत लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में और 4 लोग भी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ये कैसे आपने शुरुआत में क्या क्या चैलेंजेस फेस करके टीम बनाई और आज कहाँ कहाँ आपकी टीमें चल रही है? सर इसके बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो देखिए टीम आज से अगर मैं बात करूँ जिस अपॉर्चुनिटी को या जिस कंपनी को मैंने भी स्टार्ट किया आज से लगभग 4 साल पहले, और जैसा कि हम बात कर रहे थे हमारी जर्नी बहुत बड़ी है इस इंडस्ट्री की, लेकिन करंट में जहाँ पर मैं अभी हूँ 4 साल हुए हैं मुझे उस कंपनी के साथ, और मैं अकेला आया था आज से 4 साल पहले। और आज है 6 जून 2023, 2 जून 2019 को मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, यानी कि करेक्ट 4 साल हो चुके हैं, 4 साल 4 दिन हुए। तो मैंने अकेले शुरुआत की थी और आज चलता गया चलता गया चलता गया। एक भरोसा, जैसा भी आपने लास्ट में एक बात पूछी थी, भरोसा आपके प्रोडक्ट पे भी होना चाहिए, वो प्रोडक्ट भरोसा दिलाता है, बट आपका भरोसा आपकी कंपनी पे होना चाहिए, है ना, सिस्टम पे भी होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल। मैंने अपने सिस्टम पे अपनी कंपनी में भरोसा किया और मैं चलता गया और मुझे खुद को नहीं पता चला। आज ये लाखों की टीम आज पूरे इंडिया में, आज मैं बात करूं तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, यूपी में बहुत सारी जगह, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर तो पूरा मेरे पास है। तो आज ये सारी टीमें मेरी इतनी बन चुकी हैं क्योंकि आज मेहनत तो हर काम में है, लेकिन लगन और ईमानदारी के साथ और एक विश्वास के साथ अगर आप चलते हैं तो कामयाबी आपको मिलती है। खैर मैंने आपके डेडिकेशन को देखा है, मैं आपकी मेहनत को भी देख रहा हूँ और आप जिस तरीके से हर रोज किसी न किसी शहर और राज्य में रहते हैं ये भी मैं देखता हूँ। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो सफलता आपको मिली है इसमें, इसके लिए तो पहले मेरी तरफ से बधाई है और आप आगे और चीजें तरक्की करें। लेकिन इसी कड़ी में 2019-20 का एक दौर था जब लॉकडाउन भी आया था और उस लॉकडाउन में सारे व्यापार बंद हो रहे थे, बिजनेस बंद हो रहे थे, छोटे से लेके बड़े इंडस्ट्री को उसका असर हो रहा था। और जिनके पास अपनी सेविंग थी वो उसको बचा के इसलिए रखना चाहते थे कि भाई हम इससे अपना आगे पता नहीं क्या होगा, 6 महीना मतलब राशन का जुगाड़ करना है या साल भर। उस दौरान आपने इतना शानदार सा ये घर लिया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा कि देखिए मैंने शुरुआत की थी ड्रीम्स को, क्योंकि मैंने जब वो शॉप ओपन की थी तो मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे और मैं बहुत कुछ करना चाहता था। जब मैंने वो शॉप स्टार्ट की थी तो वो भी मैंने उस लेवल पे की थी, मैं कंपटीशन की तरह करता था उस मार्केट में, मेरे शॉप का एक अलग नाम हुआ करता था। अच्छा। और जब मैं यहाँ पर इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने उसी पैशन के साथ इस इंडस्ट्री को भी स्टार्ट किया। और बात करते हैं ये अभी घर की, तो घर नहीं ऐसे तो अभी कई सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं इस इंडस्ट्री से बना चुका हूँ। आज मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी जितनी भी है वो सब मैंने इस इंडस्ट्री से बनाई है। बात करते हैं कोविड के टाइम की, तो कोविड जब अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो उस समय ये बिल्डिंग बन रही थी, यानी कि इसकी काम शुरुआत हुआ था और मैं यहाँ से निकल रहा था। तो इनकम नो डाउट बहुत अच्छी इनकम मैं आज एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ से, और अपनी लाइफ का आज मैं 47 ईयर का हो चुका हूँ, अपनी लाइफ का हाईएस्ट इनकम आज मैं यहाँ से ले रहा हूँ, बहुत अच्छी इनकम मैं ले रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ से निकल रहा था, ये बिल्डिंग बन रही थी, तो मुझे लगा इस बिल्डिंग में मुझे एक अपना ऑफिस बनाना है। तो इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे मेरा ऑफिस है। मैं आया था उस ऑफिस को देखने के लिए, लेकिन मैंने सोचा जब ऑफिस ले रहे हैं तो चलो एक फ्लैट भी खरीद लेते हैं। ये मुझे जो फ्रीडम मिली, मनी फ्रीडम, ये मेरी उस कंपनी से मिली, उस अपॉर्चुनिटी से मिली, राइट। और जैसे ही लॉकडाउन में डील करने आया था तो लॉकडाउन लग गया, और लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ विद इन 10 डेज लगाया मैंने और मैंने शिफ्ट किया। बहुत सारी बातें हुई, अगर एक लाइन में डायरेक्ट सेलिंग को समझना हो तो आपके हिसाब से कैसे समझा जाए उसे? सर मैं यहाँ इतना कहना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग बहुत ईजी है। पता नहीं लोगों ने क्यों इसको इतना बड़ा मान रखा है, क्यों इसको ऐसा सोचता, पता नहीं क्या। मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग बहुत ईजी है, बहुत। और पैसा कमाना आज की डेट में, लोग कहते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। नहीं, पैसा कमाना बहुत आसान है। आज अगर कोई काम आसान है
तो सिर्फ पैसा कमाना आसान है, बशर्ते आपका प्लेटफॉर्म होना चाहिए, प्लस उसके लिए जो स्किल की जरूरत है वो होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। और जब आप करते जाते हैं नॉलेज स्किल सब डेवलप होने लगती है, लेकिन वो चाहत आपके अंदर होनी चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा वे है आपको अपनी ड्रीम्स को पूरा करने का, जहां से आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसा आपने बोला डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक लाइन ऑफ मैसेज, तो डायरेक्ट सेलिंग पहले जानिए है क्या। डायरेक्ट सेलिंग कहते किसको है? जहां एक प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, एक कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है और एक कस्टमर को देती है, यही तो है आज तक। बिल्कुल। हम जब से हमने जन्म लिया, हम यही देख रहे हैं, हम सामान खरीदते हैं, कोई कंपनी बनाती है, एक सिस्टम, एक चैनल होता है, एक वो मैन्युफैक्चर है, फिर वहां से C&F है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, फिर कस्टमर है। मतलब हमारे घर के बगल तक उस सामान को पहुंचने में जो सिस्टम बैकएंड में काम करती है, तो डायरेक्ट सेलिंग उसको ब्रेक कर देती है, एक कंपनी और एक कस्टमर का सीधा मिलान कर देती है, यही डायरेक्ट सेलिंग है। बस कंपनी कस्टमर के बीच में कोई नहीं होता, जो उस चैनल में जो भी पैसा जाता था और जो भी वहाँ पर इनकम्स होती थी, अगर हम बात करें आज टीवी एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं, हम ऐड देखते हैं, एक कोई सेलिब्रिटी आता है, वो कहता है ये प्रोडक्ट है ना, मेरी खूबसूरती का राज ये, मेरे बालों का राज ये है ना, बिल्कुल, तो वो पैसा कमाता है। डायरेक्ट सेलिंग में हम सेलिब्रिटी होते हैं, हम उस प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं और हम पैसा कमाते हैं, बस यही है, बशर्ते आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अंत में एक लाइन सवाल है कि जो भी लोग इस इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में सफल होना होना चाहते हैं या फिर संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आपने सैकड़ों सेमिनार किए हैं, लाखों लोगों से आप मिले हैं, मिल भी रहे हैं लोग, आपका अनुभव क्या कहता है? आपका सजेशन उन लोगों के लिए क्या होगा जो अपने करियर अभी बना रहे हैं, शुरुआत में है, चाहे वो इस इंडस्ट्री में या किसी भी क्षेत्र में? किसी भी क्षेत्र। जी जी, मैं उन लोगों के लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ हमें बदलना होगा। अगर हम बदलते वक्त के साथ बदलते चले जाते हैं, आगे चीज़ों को अपडेट करते हैं, तो हम आगे जा सकते हैं। आज टाइम है डायरेक्ट सेलिंग का, है ना। मैं अगर एक बोलना चाहूँगा यहाँ पे जॉब, है ना, आज लोग जॉब को बारे में सोचते हैं, सच तो ये जॉब है नहीं आज। और जो जॉब है आज, बच्चे कितना सारा पढ़ाई करके, माँ बाप उनका कितना पैसा लगा के, डिप्लोमा करा के, डिग्रियाँ दिला के जब उनको मार्केट में लाते हैं, तो उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। आज मैं बात करता हूँ, हर साल 10% ही शायद लोगों, बच्चों को एवरी ईयर जो पास आउट होकर निकलते हैं उनको जॉब मिल पाती होगी। 90% कहाँ जाते हैं? आप देखिए, गूगल पर डालिए MBA चाय वाला। MBA किया था, चाय बनाने के लिए किया था क्या? नहीं, MBA चाय वाला। तो वो कौन है? वो डिग्रियां ली, लेकिन आज उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो आज जो टाइम है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। डायरेक्ट सेलिंग की को समझना होगा, इसकी ताकत को समझना होगा। और मैं आज के नौजवान को, आज के हमारे यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको अगर बड़ा बनना है, आगे निकलना है, मेरे सपनों को पूरा करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग को चुनिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक राइट प्लेटफॉर्म को चुनिए। जैसे कि अन्य को कंपनियां हैं, ये नहीं कि प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो किसी को भी कर लें। मेरा एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग मैंने जब सिलेक्शन किया, जिस कंपनी में मैं हूं, तो उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग मैंने सिलेक्शन किया था। क्या है वो पैरामीटर? कि वहां पर एक प्रोडक्ट का होना जरूरी है। प्रोडक्ट की पैकिंग, जब कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है तो हम किसी मॉल में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो पहले प्रोडक्ट को उठा के देखते हैं। अगर उसकी पैकिंग अगर अच्छी है, देखने में अट्रैक्टिव है, तो हम उसका प्राइस देखते हैं, और उसका प्राइस हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल है तो हम उसको परचेज कर लेते हैं। और जो परचेज कर लेते हैं, फिर हम घर में लेके यूज करते हैं। यूज करने के बाद उसकी क्वालिटी अच्छी निकलती है ना, तो हम उसको दोबारा से रीपरचेज करते हैं। यस या नो, यही होता है ना। तो ऐसा ही किसी भी कंपनी का अगर आपको सिलेक्शन करना है, तो देखिए उसकी पैकिंग, देखिए उसका प्राइस, देखिए उसकी क्वालिटी, तो यहाँ से सेल निकल जाती है। अगर आपको पैसा चाहिए तो देखिए उसका इनकम प्लान, क्या प्लान में बहुत सारी कंडीशन तो नहीं है। मैंने देखा आज मार्केट में कितनी सारी कंपनियां, बहुत सारी कंडीशन है, ये इनकम लेने के लिए ये खरीदना पड़ेगा, उसके लिए वो खरीदना पड़ेगा, एवरी मंथ इतने रुपए का तो परचेज ही करना पड़ेगा। लेकिन ये गलत है। मैं ये कहता हूं, कंडीशन क्यों? स्वतंत्र करो लोगों को, मन है तो वो लेगा। आपकी क्वालिटी, आपका प्राइस बोलता है तो बंदा अपने आप लेता है। कंडीशन क्यों? तो अनकंडीशनल प्लान होना चाहिए, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, प्राइस अच्छा होना चाहिए, कंपनी के एथिक्स होने चाहिए, जो कि आज इंडियन कंपनी में देखने को नहीं मिलते हैं। खैर,
तो इन सब में एक चीज तो क्लियर हो गया कि भारतीय जो कस्टमर है उनके लिए कम प्राइस में अच्छी पैकेजिंग, अच्छी क्वालिटी, और साथ ही साथ उनको जो समझाने वाले लोग हैं उनका जो समझ है वो बेहतर होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अप्लाइन जो भी, क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, प्लान अच्छा है, बट आप ज्वाइन किसके साथ किए हैं? क्या वो एक अचीवर है? क्या वो आपको एक अच्छी गाइडलाइन दे सकता है? क्या वो आपको विजेता बना सकता है? एक अच्छे अपलाइन का भी सिलेक्शन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगा। आपने अपना कीमती समय दिया और मुझे उम्मीद है कि यह जो इंटरव्यू हुआ है इसमें आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए है, और अगर आप इस इंडस्ट्री में नहीं भी हैं तो आप इस इंडस्ट्री को जान और समझ सकते हैं। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से डिटेल मिल जाएगी, और आगे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है सर, थैंक यू।